ठीक है, मोलिकुलर मास होता क्या है, ठीक है, इसको हम इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है कि इससे पहले जो हम बताए थे कि कार्बन एटम से, ठीक है, जो रिलेट करके हमने मास लिया था, एक रिलेटिव मास, कार्बन एटम से हम डिवाइड कर करके सारे एटम्स का जो मास निकाले थे, वो एक रिलेटिव मास होता है एटम, है ना, उसको यूनिट में बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो वो होता क्या है कि हम उसको डिवाइड करे थे कार्बन एटम से, और जो वो मास आया था उसको हम बता दिए इतना यूनिट हो गया। अब ये मॉलिक्यूलर मास ये वही है ना, मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो ही रिलेटिव है कार्बन के एटॉमिक टर्म्स में, ठीक है, ये वही चीज होता है बस, लेकिन मॉलिक्यूल्स का मास होता है, वहां एटम का था, ये मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है, बस उतना ही है इसमें फर्क है। तो देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। The molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared with the mass of C12 atom taken 12 unit। मतलब कहने क्या हुआ कि मोलिकुलर मास जो है किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव मास होता है किसी मोलिक्यूल का, जो कार्बन 12 से कंपेयर किया गया है। आपको पता चले थे कि यहाँ इससे पहले आपको बता चुके थे कि जिसका जो कंपेयरिंग होता है कार्बन 12 से ही कंपेयरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 में 12 क्या होता है यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका मास 12 होता है, इसलिए हम इससे कंपेयर करते हैं कार्बन, ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, C12 से कंपेयर करके। ओके, तो आगे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये इजी है कैलकुलेट करना, आपको बस एटॉमिक मास याद रखने हैं, उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम O2 की मास की बात करें तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटम है, तो एक एटम का मास कितना होता है 16 यूनिट 16 यूनिट, और 2 यहाँ पे लगा हुआ है 32 यूनिट, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक होता है मास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका हो गया 2 यूनिट, ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे C2 एटम से तो ये इतना होगा। अगर इसका एक्चुअल में मास निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कार्बन का कितना मास होता है, अगर इसका एक्चुअल मास निकालना होगा कितना होगा ये, तो C12 का मास कितना होता है वो निकाल लीजिए, ठीक है, उसको क्या कीजिए 12 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि एक का मास निकलेगा उसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मतलब C12 एटम के 12 पार्ट के मास का वैल्यू निकाल के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका एक्चुअल मास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको 12 से डिवाइड कर रखे हैं, है ना, तभी तो मेरा मास आया है ना। एक्चुअली पहले हम इसको कार्बन के 12 एटम जो था उनसे डिवाइड करके निकाल चुके हैं ये मास, है ना, तो ये रिलेटिव मास है। आप 2-4 क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर निकालना चाहें CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का मास होता है 40 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 होगा ये मास, तो आपको ये निकलेगा 56 यूनिट, ठीक है। अब CaCO3 की हम बात करें मास कितना होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसका मास देखिए कैल्शियम का होता है मास आपको 40 प्लस कार्बन का मास होगा आपको यहाँ पे 12, और इसका मास O3 कितना होगा 16 इंटू 3 48, इट मीन्स कितना 40 प्लस 12 प्लस 48, आप सबको ऐड करेंगे तो आपको 100 आ गई, 100 यूनिट, ठीक है, तो ये 100 यूनिट इसका मास होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं, ये आपको हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये आपको रूल्स याद रखने हैं कि आप देखिए उसमें कितने एटम है, एक एटम का मास निकाल लीजिए, उसमें कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो वो हो गया उसका ये मास। इसी टाइप से ये यहाँ पे इसका भी निकाले, इसका भी है ना, तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपको 2 यूनिट हाइड्रोजन का मास। ठीक है, इस टाइप से आप जैसे नाइट्रोजन की बात करेंगे, N2 की बात करेंगे, N2 का मास, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो उसको गुना कर लीजिए, ये 28 हो जाएगा यूनिट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास हो गया। तो ये मोलिकुलर मास हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका मास सब निकाल लेते हैं। तो हम देखिए, हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि जो फॉर्मूला है उस किसी भी सब्सटेंस का, उसका क्या महत्व है ना, वो उसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो पहली बात, अगर मान लीजिए हमको कोई फॉर्मूला मिल रहा है ना, जैसे मान लीजिए H2O ही इसकी बात करें, तो इसमें क्या पता चलता है हमको कि ये किस चीज का फॉर्मूला है ना, तो ये बताता नेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या बताता, नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जब मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल से, H2O का मतलब आप वाटर ही समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं तो और समझ सकते हैं ना। तो H2O का मतलब क्या हुआ कि आप इसका नाम समझ के वाटर ही, ठीक है, फॉर्मूला से। दूसरी बात आप क्या समझ सकते हैं इसमें, इससे आप इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व है ना, ये किस किस, मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है ना, ये कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए हैं ना, तो ये आप मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ सकते हैं ना। तो नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है इन्वॉल्व, मतलब H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, उसको समझ सकते हैं। थर्ड में आप इसमें समझ सकते हैं कितने एलिमेंट्स ये बने हुए हैं कंपाउंड। ठीक है, तो आप टाइप्स ऑफ एलिमेंट समझ सकते हैं, इसमें कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ना। प्रेजेंट इन इट, तो कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, और मतलब कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट या फिर कितने टाइप्स ऑफ एटम है एलिमेंट का, है ना, ये कितने टाइप्स ऑफ एटम से भी है ना, क्योंकि एलिमेंट का ही छोटा पार्ट एटम होता है ना। तो ये कितने टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इसमें, ये बता सकते हैं। उसके बाद आप ये भी पता कर सकते हैं कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम भी पता कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, ऑफ एन ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो किसी खास एलिमेंट का, ठीक है, क्या इसमें मतलब नंबर ऑफ एटम है, जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो किसी खास एलिमेंट के एटम कितने इसमें है वो भी आप पता कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इससे आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनिट मास, इसका क्या डेफिनिट मास है वो भी पता कर सकते हैं ना। तो डेफिनिट मोलिकुलर मास भी पता कर सकते हैं। मोलिकुलर मास, तो ये भी आप पता कर सकते हैं किससे, H2O से, क्योंकि हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, इट मींस 18 हो गया इसका मास। तो H2O का मोलिकुलर मास 18 हो गया, आप ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ मोल्स वो भी पता कर सकते हैं ना। तो अभी मोल्स के बारे में आगे हम बताएंगे अभी, है ना, मोल क्या होता है। इट्स नथिंग बट जस्ट लाइक, जैसे हम लोग होता है ना डजन जानते हैं ना, ग्रोस होता है, उसी टाइप से मोल भी होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस टाइप से हम बात करेंगे। ठीक है, इसका तो इस टाइप से ही आता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, है ना, ये हम पता कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, इतने ऑब्जेक्ट, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एक डजन में कितना होता है, 12, तो एक मोल में भी इतना होता है, 1 मोल में इतना होता है।
अब एक डजन में कितना होता है, मतलब क्या, जैसे एक डजन में 12 बनाना होगा, एक डजन में कुछ भी बोलिए वो 12 ऑब्जेक्ट होगा, एक डजन में 12 ऑब्जेक्ट। उसी टाइप से एक डजन में, एक मोल में इतने ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो ये आपको अभी समझ में आएगा, ये एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मोल के बारे में। मोल कंसेप्ट ही है, एक मोल कंसेप्ट है ना, तो अभी इसको हम देख लेंगे। तो अभी आपको ये बात समझना है कि हमको क्या मतलब समझ में आया, ठीक है, किसी भी फॉर्मूला। तो ये सब चीज जो है हम समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेम ऑफ कंपाउंड्स, टाइप ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, उसका डेफिनेट मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये समझ सकते हैं। उसके बाद फिर ये सब चीज जो है, ठीक है, आगे अभी हेल्प करेगा हमको आगे पढ़ने में इसमें, ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, N2 में, ठीक है, और 2N में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बच्चे सब ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, ये होता क्या। तो इसको देखिए, समझिए ध्यान से। N2 का मतलब क्या हुआ कि दो नाइट्रोजन जो है ना आपस में बंधे हुए हैं, कंबाइन, केमिकली कंबाइन है ना। मतलब क्या हुआ, ये दो नाइट्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन है, ये रिएक्शन करके बना हुआ है ना, ये दोनों से आपस में रिएक्शन करा और N2 बन गया, ठीक है। दो नाइट्रोजन का एटम कंबाइन है, इसका मतलब वो टू कंबाइंड नाइट्रोजन एटम, N2 का मतलब। मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2, ये हो गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। और 2N का मतलब क्या हुआ, देखिए 2N का मतलब समझिए क्या होता है। 2N का मतलब दो नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं, टू नाइट्रोजन एटम। इट इज नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, दो नाइट्रोजन एक यहाँ ऐसे रखा हुआ है अलग अलग। वैसे एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये बता रहे दो अलग अलग नाइट्रोजन का एटम है ना, ये अलग ये अलग, ठीक है। तो टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इट्स नॉट केमिकली कंबाइंड। तो इट इज नॉट केमिकल कंबाइंड मतलब ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं, ये आपस में रिएक्शन नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा N2 और 2N में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए एक सवाल है आपको, इसका अगर आपको पूछा गया C6H12 और O6 का एटॉमिक मास निकाल, कैसे निकालेंगे आप इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ठीक है, निकालो, तुम लोग पास कुछ टाइम दे दिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिए क्या निकलता है इसका, ठीक है। C6H12O6 का मास सी हो गया आपको, यहाँ पे कार्बन का 12 होता है और 6 कार्बन है, प्लस 1 × 12, 12 हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीजन का एटम का मास 16 होता है और यहाँ पे 6 एटम है ऑक्सीजन का। तो कितना होगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको आप ऐड करेंगे, ये आपको आएगा 0, ठीक है। और 9 + 1 10, 10 + 7 17 प्लस 1 18, इट इज 118 यूनिट। और ये जिसका सही आता आप सबका सही है, ठीक है। कि कोई जो एटम होता है ना, ये एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जितना होगा इसके ऊपर में, उतना इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। ये एटम का खासियत होता है, ठीक है। तो एक एटम जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब इस पे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इट इज न्यूट्रल, इज ऑलवेज न्यूट्रल। कब तक ये न्यूट्रल होगा, जब तक ये अपना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं या किसी से लेगा नहीं, तब तक ये अपना जो है स्टेट न्यूट्रल में ही रहेगा, है ना। जब तक किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं या किसी को देगा नहीं,
तब तक ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके बारे में एटम के बाद। ठीक है, एटम को कि ये न्यूट्रल तो हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब दिया तो अभी देखिए इसके बारे में आपको पता चलेगा कि एटम में तीन चीज होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये चारों ओर घूमता है। प्रोटॉन अंदर में होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाता है। तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में यहाँ तक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज रखता है। और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी एटम में न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम कंटेन, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और एक बात आप याद रखेंगे कि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई एटम आया उसको ये प्रोटॉन दे दिया, हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना। तो कोई भी एटम जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि एनी एटम ऑलवेज लूज और गेन, क्या करेगा? लूज और गेन करेगा, किसका? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। केवल वो इलेक्ट्रॉन्स का स्टोरी अपने अंदर ला सकता है, मतलब किसी को देगा या किसी से लेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये ना प्रोटॉन्स ना न्यूट्रॉन्स, ये किसी को, है ना, अपने पास से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है ना इससे बाहर निकालने का। ठीक है, ये बस क्या निकाल सकता है? प्रोटॉन को, और सॉरी ये निकाल सकता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अपने बाहर, अपने पास से। अब समझते हैं कि जो प्रोटॉन अगर निकाला, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। कैसे? या इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, कैसे, है ना, उसको हम समझते हैं। तो देखिए हम ये देखते हैं, मान लीजिए एक एटम है ना ये, ठीक है, एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। मान लीजिए ये सोडियम का एटम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर 11 हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये भी 11 होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे? ये भी 11 होंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 11 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 नेगेटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, टोटल मिलके ये 0 हो गया इस पे चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है? इस पे 0 है ना, क्योंकि 11 माइनस वाला है, 11 प्लस वाला है। तो अभी इस पे ओवरऑल चार्जेस कितने हैं? नेट चार्ज इस पे अभी 0 है, 0 है। अब ये एक्चुअली मेटल है, सोडियम है, तो सोडियम आपको पता होगा सोडियम मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मान लीजिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब एग्जिस्टेंस बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें से एक कमी हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या बचा इसके बाद, इसका नया हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो बनेगा 11 में से बचा -10 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि पहले 11 इलेक्ट्रॉन था और 11 प्रोटॉन था। अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 नेगेटिव चार्ज बचा, और प्लस कितना बचा? प्लस तो अभी भी 11 ही है। तो अब आप इसको बोलेंगे, अब ये क्या बन गया? ओवरऑल इसके पास एक प्लस आ गया है ना,
क्योंकि 11 में से 10 जाएगा तो 10 को ही खत्म कर पाएगा, एक तो इसमें बच जाता है, तो आपको ये एक प्लस बन जाएगा। इट मीन्स व्हाट, हम क्या बोलते हैं कि सोडियम पे एक प्लस आ जाता है। तो जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आप याद रखेंगे कि वो क्या बनाता है, यहाँ पे वो आपको एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है। क्यों बनाता है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि नेगेटिव में 11 था और पॉजिटिव में 11 था, ठीक है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, रिमूव हो गया, कि किसी को दे दिया, ठीक है, और यहाँ बचा कैसे। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है कि ये आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन अभी, उसके बाद ये बच गया -10, ये माइनस, ये +11, ओवरऑल +1 बचा ये, तो इस पे एक चार्ज आ गया पॉजिटिव का। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि नाउ द नेट चार्जेस कम ऑन सोडियम इज +1, इसमें एक प्लस आ गया। ठीक इसी टाइप से अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर क्या आना चाहिए, माइनस आ जाएगा एक, है ना। तो इस टाइप से हम उसको बनाएंगे, है ना, अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसको भी हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे अभी जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, मान लीजिए सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दिया वो ये ले लिया है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 17 प्रोटॉन है, मतलब नेगेटिव वाला कितना 18, पॉजिटिव वाला कितना 17, ओवरऑल कितना हो गया 1 नेगेटिव। तो हम बोलेंगे क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो Cl- हो गया। अब यहाँ दो केसेस बनता था, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एटम, एक बना पॉजिटिव चार्ज एटम। तो पॉजिटिव चार्ज एटम को जो है और नेगेटिव चार्ज एटम को क्या हम बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज एटम। तो आप एक बात समझेंगे कि कोई भी चार्ज एटम है तो उसको हम आयन बोलेंगे। एटम जब भी चार्ज हो गया या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज आयन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयन का डेफिनेशन क्या होता है कि चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। तो जो चार्ज एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। आयन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना। तो पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम को बोलेंगे हम कि कैटायन होता है, हाँ, और ये एनायन होता है, ठीक है। नेगेटिव वाला को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव वाला को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो पीसी याद रखिए, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पॉजिटिव वाला होता है कैटायन, है ना, तो पॉजिटिव वाला होगा कैटायन और नेगेटिव वाला होगा एनायन, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा हेल्प याद करने में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ठीक। अब उसके बाद देखिए एक चीज में कि नेगेटिव चार्ज जितने भी नॉन मेटल है ना वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। तो लगभग ऑल नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयन। ऑल की बात तो कर दिए, ये अप्रॉक्स की बात करें, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे हाइड्रोजन, है ना, ये नॉन मेटल होते हुए भी प्लस आयन बनाता कभी, है ना, तो इसकी बात करेंगे। कैटायन जो है सारे जो मेटल्स है वो पॉजिटिव आयन से बनाते हैं ना, तो ऑल मेटल्स फॉर्म्स कैटायन, ठीक है। एग्जांपल में जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम पे 3+ होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। Mg की बात करें तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे तो ये हम बात करें सल्फर का तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, है ना। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, ठीक है। नाइट्रोजन 3 ले सकता है, ठीक है, किसी से। फास्फोरस, इस टाइप से सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। इस टाइप से ये हम बताएं इसका क्या हुआ
अपना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, वैलेंसी होता है, ठीक है। इस तरह से कैटायन और एनायन फॉर्म करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने उस पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आयन 2 टाइप का होता है, सिंपल आयन, कंपाउंड आयन, ठीक है। तो एटम के बेसिस पे तो आयन फॉर्म बाय सिंगल एटम, अगर सिंगल एटम से आयन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल आयन। आयन फॉर्म्ड बाय सिंपल एटम, अगर सिंपल एटम से बना हुआ आयन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल आयन। एग्जांपल में क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, ठीक है, ये सब सिंपल हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 3 प्लस Mg2 प्लस, ठीक है, ये सब हो गया आपको सिंपल आयन, ठीक है। और अगर कंपाउंड आयन का होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर बना हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड आयन, ठीक है। तो क्या होगा कि द आयन फॉर्म्ड बाय मोर देन 1 एटम, वन आयन, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, द आयन फॉर्म्ड बाय मोर देन 1 एटम, ठीक है, ये एटम है कॉल्ड कंपाउंड आयन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, जहाँ पे इसको कंपाउंड आयन किया तो पॉली आयंस भी ना, पॉली एटॉमिक आयंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे NH4 प्लस बनाता है, उसके बाद CO3 2 माइनस ये होता है, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो ये सब जो आयंस हो रहा है ये कंपाउंड आयंस में, ठीक है, क्योंकि एक जो बना रहा है ना, ये दो एटम से मिलकर बना रहा है, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड आयन हो गया और ये सब सिंपल आयन हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखनी है ये सब बातें, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ आयंस है ना, इसका हमने नेम लिखा है और इसका फॉर्मूला या सिंबल क्या होता है आयन का वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सोडियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na प्लस बनाएगा, ठीक है। अमोनियम NH4 प्लस बनाएगा, कॉपर 2 Cu2 प्लस बनाता है, आयरन 2 Fe2 प्लस बनाएगा, ठीक है। ये एल्युमिनियम Al3 प्लस बनाएगा, ठीक है। ये सब चीज आप लोग याद रख लेंगे, इसको आगे काम आने वाला आपको कंपाउंड, अभी कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तब। हाइड्रोक्साइड आयन ये OH माइनस होगा, नाइट्रेट आयन NO3 ये होगा माइनस, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड आयन H2 माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस फॉस्फेट होगा। उसके बाद कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, और सल्फेट आयन ये SO4 2 माइनस। तो ये सब जो है ना आपको CO3 SO4 यहाँ पे ना, ये सब चीज जो है ये आयन है सारा, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है सारे, ठीक है, सिंबल्स। इसके अनुसार आप इसको याद रखेंगे, इससे आपका जो है सारे कंपाउंड्स बनाने में, अभी फॉर्मेशन करने में आगे बताएंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसमें ये सब काम आने वाला आपको, ठीक है, कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन